अरे यार, क्या कहूँ मैं आज। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। कभी कभी लगता है कि किस्मत ने अनुपमा के नाम की सुपारी ले रखी है। एक माँ, एक औरत, कितना सहेगी, कितना लड़ेगी। आज का एपिसोड देखकर तो सच में दिल दहल गया है। ऐसा लगा जैसे किसी ने कलेजा निकाल कर निचोड़ दिया हो। चारों तरफ बस अंधेरा, बस बेबसी, बस टूटे हुए रिश्ते, और उन रिश्तों के बीच पिसती एक माँ की आत्मा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी पूजा, और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट, सबसे तेज और सबसे मसालेदार चैनल ड्रामा क्वीन पूजा। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए खबरें लाती हूं सीधे फिल्म सिटी के गलियारों से, जहां हर राज, हर साजिश और हर आने वाले तूफान की पहली भनक मुझे लगती है। और आज अनुपमा के सेट से जो खबर मैं लेकर आई हूं, वो सिर्फ खबर नहीं, वो एक इमोशनल बवंडर है जो आपकी रातों की नींद उड़ाने वाला है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, दिल को थाम लीजिए, क्योंकि आज हम अनुपमा की जिंदगी के उस पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो आंसुओं से लिखा गया है और जिस पर शायद दर्द के सिवा कुछ और नहीं है। तो कहानी की शुरुआत होती है वहीं से जहां उम्मीदें दम तोड़ रही थीं। एक कमरे में जहां हल्की हल्की रोशनियां टिमटिमा रही हैं, वहीं अनुपमा की आंखों से आंसुओं की लड़ियां हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। उसके सामने खड़ी है देविका, उसकी वो दोस्त जो हर तूफान में उसके लिए चट्टान बनकर खड़ी रही है। लेकिन आज उस चट्टान में भी दरारें नजर आ रही हैं। देविका का चेहरा गुस्से और बेबसी से तमतमाया हुआ है। वो अनुपमा के कांपते हुए कंधों को थामती है, उसे अपनी तरफ खींचती है और उसकी आंखों में झांक कर कहती है, अनुपमा, होश में आ। पागल हो गई है क्या तू? अरे किस नर्क से निकल कर आई है तू? तुझे अंदाजा भी है? उस घुटन से, उन तानों से, उस जिल्लत से तूने खुद को बाहर निकाला है, और अब तू फिर से उसी दलदल की तरफ क्यों देख रही है? देविका की आवाज में एक अजीब सी बेताबी थी। वो अपनी दोस्त को उस अतीत की परछाई से भी दूर रखना चाहती थी जो उसे रह रहकर डसने आ जाती है। अनुपमा बस एकटक उसे देखती है। होंठ कांप रहे हैं, पर शब्द जैसे गले में ही अटक गए हैं। देविका की फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाती है। वो लगभग चीख पड़ती है। वो कोठारी लोग हैं, वो संभाल लेंगे उस गौतम को। और रही बात तेरे बच्चों की, तो सुन ले ईशानी, तोशु, माही, राही, अब वो बच्चे नहीं रहे। वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकते हैं, अपनी गलतियों से खुद सीख सकते हैं। तू क्यों हर बार सुपर वुमन बनकर सबकी लड़ाई का ठेका अपने सर ले लेती है? कब तक तू दूसरों के जख्मों पर मरहम लगाती रहेगी, जबकि तेरे खुद के घाव अभी तक हरे हैं? छोड़ दे, आज, अभी, इसी वक्त सबको छोड़ दे और सिर्फ अपने बारे में सोच। देविका की हर एक बात में 100% सच्चाई थी। एक ऐसी कड़वी सच्चाई जिसे शायद अनुपमा सुनना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि देविका ये भूल गई थी, वो किसी आम औरत से नहीं, वो एक माँ से बात कर रही थी। एक ऐसी माँ जिसकी दुनिया उसके बच्चों से शुरू होकर उन्हीं पर खत्म होती है। और बस देविका के इन्हीं शब्दों ने अनुपमा के अंदर दबे हुए सब्र के बांध को तोड़ दिया। वो हिचकियों के बीच एक टूटी हुई बिखरी हुई आवाज में कहती है, छोड़ दूं, सबको छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं देविका? मैं ये दुनिया छोड़ सकती हूँ, अपनी सांसें छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं एक माँ होना कैसे छोड़ दूं? ये सवाल नहीं था दोस्तों, ये एक माँ के वजूद से निकली वो चीख थी जिसकी गूंज पूरी कायनात में सुनाई दे सकती है। अनुपमा का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसकी आंखों में एक ऐसी बेबसी थी जिसे देखकर पत्थर भी पिघल जाए। वो आगे कहती है, आज नया साल है देविका, लोग जश्न मना रहे होंगे, पार्टियां कर रहे होंगे, अपने परिवार के साथ खुशियां बांट रहे होंगे, और मेरे बच्चे, मेरे जिगर के टुकड़े, वो वहां परेशान हैं, तकलीफ में हैं। तू ही बता, मैं यहाँ कैसे चैन की सांस ले लूं? कैसे? अनुपमा का दर्द इतना गहरा था कि वो शब्दों में बयां नहीं हो पा रहा था। वो जानती थी कि उसके परिवार की नींव हिल चुकी है। वो अपनी कांपते हुई आवाज में आगे कहती है, जो कुछ भी ईशानी ने किया है, उसकी सजा सिर्फ उसे नहीं मिलेगी। उसका असर राही पर पड़ेगा, माही पर पड़ेगा, परी पर पड़ेगा, सब पर पड़ेगा। उसे उस घर की रग रग का पता है। वो जानती है कि उस घर में जब एक चिंगारी सुलगती है तो पूरा जंगल जलकर राख हो जाता है। और उसका सबसे बड़ा डर, उसका सबसे बड़ा खौफ तो लीला शाह है, मोटी बा। अनुपमा की आंखों में उस नाम को सोचते ही एक अनजाना सा डर तैर जाता है। वो सहम कर कहती है, मोटी बा, वो मेरा गुस्सा, अनुपमा के होने का गुस्सा वो मेरे सारे बच्चों पर निकालेंगी। पता नहीं उन्हें क्या क्या सुनना पड़ेगा, कैसे कैसे जलील होना पड़ेगा। मैं ये सोचकर ही कांप जाती हूँ देविका। अनुपमा की यह हालत देखकर देविका का गुस्सा भी पिघल जाता है। उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो अनुपमा को गले से लगा लेती है। इस बार उसकी आवाज में सख्ती नहीं, बल्कि एक दोस्त का प्यार और अपनापन था। वो अनुपमा का हाथ पकड़कर कहती है, अनुपमा, मैंने जिया की जिम्मेदारी उठाई है। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि एक अच्छी माँ क्या होती है, कैसी होती है।
मुझे तुझसे सीखना है अन, मुझे तुझसे सीखना है कि एक अच्छी माँ कैसे बना जाता है। तू मेरी गुरु है। तभी वहां खड़ी जसप्रीत, भारती और सरिता भी अनुपमा के पास आ जाती हैं। वो उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं, उसे हिम्मत देती हैं। एक कहती है, डांस रानी, आप ही तो हमारी हिम्मत हो, आपके बिना तो हम कुछ भी नहीं। दूसरा कहती है, हमें आपकी जरूरत है। ये वो पल था जब अनुपमा को एहसास होता है कि उसने कितने लोगों का दिल जीता है, लेकिन उसका अपना दिल तो हजारों मील दूर अपने बच्चों के लिए ही बेचैन था, उन्हीं के लिए धड़क रहा था। और अनुपमा की ये बेचैनी, ये डर यूं ही नहीं था, क्योंकि शाह हाउस में इस वक्त जो चल रहा था वो किसी कयामत से कम नहीं था। कैमरा घूमता है और हम पहुंच जाते हैं शाह हाउस के एक कमरे में, जहां राही अकेली बेबस फूट फूट कर रो रही है। उसके हाथ में फोन है और वो पागलों की तरह बार बार प्रेम का नंबर मिला रही है। हर बार घंटी जाती है पर फोन कोई नहीं उठाता। राही की आंखों से बहते आंसू उसकी बेबसी की कहानी चीख चीख कर कह रहे थे। वो फोन पर फुसफुसाती है, उसकी आवाज सिसकियों में डूब रही है। प्रेम, कहाँ हो तुम? प्लीज एक बार मेरा फोन उठा लो, मुझे तुम्हारी बहुत बहुत जरूरत है। प्लीज घर आ जाओ। पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। वो टूट चुकी है, अकेली पड़ गई है, और इस अकेलेपन में उसे बस एक ही इंसान की याद आती है। वो रोते हुए खुद से कहती है, काश काश आज मम्मी यहाँ होती। अगर वो होती तो सब ठीक कर देती। वो जरूर कोई न कोई रास्ता निकाल लेती। ये सिर्फ राही के शब्द नहीं थे, ये अनुपमा के हर उस बच्चे के दिल की आवाज है जो मुसीबत में अपनी माँ को पुकारता है। और देखिए, माँ का दिल, कहते हैं ना, माँ की ममता के तार सीधे उसके बच्चों के दिल से जुड़े होते हैं। ठीक उसी पर मीलों दूर बैठे अनुपमा को एक अजीब सी घबराहट होती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी राही उसे बुला रही है। उसका हाथ अपने आप उसके फोन की तरफ बढ़ता है। वो जल्दी से राही का नंबर डायल करती है। उसकी उंगलियां कांप रही हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कॉल का बटन दबा पाती, देविका एक झटके में उसके हाथ से फोन छीन लेती है। अनुपमा हक्की बक्की रह जाती है। देविका, ये क्या बदतमीजी है, मेरा फोन वापस दे। देविका की आंखों में एक अजीब सी सख्ती थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, तू अब कोई कॉल नहीं करेगी। अनुपमा गिड़गिड़ाने लगती है। एक माँ अपनी बेटी की आवाज सुनने के लिए तड़प रही थी। देविका प्लीज, बस एक बार उसकी आवाज सुन लूं, तसल्ली हो जाएगी। लेकिन देविका आज कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वो दृढ़ता से कहती है, मैंने कहा ना, नहीं, राही अब बड़ी हो गई है, वो सब संभाल लेगी। तू अब अपने बच्चों की जिंदगी में और दखल नहीं देगी, बहुत हो गया। अनुपमा अपने ही दोस्त के सामने बेबस हो जाती है। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। एक माँ को उसकी बेटी से बात करने से रोका जा रहा था, और वो चाहकर भी। अब कहानी का कैमरा एक बार फिर शाह हाउस का रुख करता है, और यहाँ का माहौल तो और भी ज्यादा विस्फोटक हो चुका है। किंजन, जो हमेशा घर में शांति बनाए रखने की कोशिश करती है, आज परी के गुस्से का सामना कर रही है। परी सोफे पर मुंह फुलाकर बैठी है। किंजन उसके पास बैठकर प्यार से कहती है, परी बेटा, मैं जानती हूं तू बहुत परेशान है, लेकिन तुझे मोटी बासी उस टोन में बात नहीं करनी चाहिए थी। वो घर की बड़ी है। परी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो पलटकर जहरीले अंदाज में कहती है, ओह रियली? और जो उन्होंने किया उसका क्या? वो जायज था? किंजन उसे समझाने की कोशिश करती है। देख परी, तू राजा का गुस्सा मोटी बा पर निकाल रही है, और ये सरासर गलत है। परी कुछ और कहती, इससे पहले ही किंजन उठकर बापूजी के पास जाती है, जो बेचारे एक कोने में चुपचाप बैठे सब देख रहे हैं। किंजन हाथ जोड़कर उनसे कहती है, बापूजी, आप ही कुछ कीजिए। प्लीज आप एक बार पराग जी से बात कीजिए, शायद बात बन जाए। लेकिन इससे पहले कि बापूजी कुछ कहते, परी अपनी जगह से चीखती है, कोई भी उनसे बात नहीं करेगा। किंजन गुस्से से उसे घूरती है, परी चुप हो जा। और परी गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। बापूजी, जिनका दिल हमेशा अपने परिवार के लिए दुखता है, किंजन को तसल्ली देते हैं। तू चिंता मत कर बेटा, मैं अभी बात करता हूँ पराग से। वो जैसे ही अपने जेब से फोन निकालने लगते हैं, घर में असली तूफान की एंट्री होती है। लीला शाह, वो बिजली की तेजी से आती हैं और बापूजी के हाथ से फोन छीन लेती हैं। उनकी आंखें अंगारे उगल रही थीं। वो अपनी उंगली उठाकर पूरे घर को चेतावनी देती हैं, खबरदार, कोई किसी को फोन नहीं करेगा। ये तोशु, किंजन और पाखी का आपसी मामला है, वो लोग खुद सुलझा लेंगे। इसमें किसी को भी बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ना आप बोलेंगे और ना मैं। किंजन का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह जाता है। लीला शाह बापूजी का हाथ पकड़कर उन्हें लगभग खींचते हुए अपने कमरे की तरफ ले जाती हैं, जैसे वो कोई कैदी हों। कमरे में सिर्फ पाखी, तोशु और किंजन रह जाते हैं। एक अजीब बोझिल खामोशी जिसे पाखी तोड़ती है। वो थकी हुई आवाज में कहती है, आज का दिन ही मनहूस है, पता नहीं घर में सबको हो क्या गया है। और तभी तोशु, जिसका चेहरा अब तक गुस्से से पत्थर बना हुआ था, पाखी की तरफ मुड़ता है।
उसकी आंखों में एक ऐसी ज्वाला थी जो किसी को भी जलाकर राख कर सकती थी। वो धीमी पर खतरनाक आवाज में कहता है, अभी एक और झटका लगना बाकी है पाखी। पाखी उसकी बात समझ नहीं पाती। तोशु उसके बेहद करीब आता है, इतना करीब कि पाखी को उसकी सांसों की तपिश महसूस होती है। वो फुसफुसाता है, कान खोल कर सुन ले पाखी शाह, अगर तेरी उस लाडली बहन ईशानी की वजह से मेरी बेटी परी का घर टूटा तो मैं कसम खाता हूं मैं तुझे और उस ईशानी को इस घर में चैन से जीने नहीं दूंगा। तुम्हारी खुशियों को आग लगा दूंगा मैं। तोशु की इस खुली धमकी से पाखी के होश उड़ जाते हैं। उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ जाता है। वो हकलाते हुए कहती है, भाई भाई आप मेरा यकीन कीजिए, मुझे सच में नहीं पता था कि ईशानी ऐसा कुछ करने वाली है। दोनों के बीच बहस बढ़ती, लेकिन किंजन बीच में आकर दोनों को शांत कराती है। बस करो तुम दोनों, लड़ने से कुछ नहीं होगा। मैं मीता को फोन करके देखती हूँ। ये कहकर किंजन अपना फोन निकाल लेती है और पाखी डरकर वहां से हट जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है। एक और घर, एक और परिवार। एक आदमी जिसका नाम अनिल है अपने फोन को देख रहा है जिस पर किंजन का नाम चमक रहा है। वो बेचारा जैसे ही कॉल उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, एक और मोटी बा, शायद कोठारी परिवार की मुखिया, आती है और उसके हाथ से फोन झपट लेती है। वो बेहद सख्त आवाज में कहती हैं, तुम्हें किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, जाओ और उसका ख्याल रखो। और ठीक उसी पल अनिल के फोन पर तोशु का कॉल आता है। वो मोटी बा बिना एक पल सोचे उस कॉल को भी काट देती है। और ये सारा तमाशा दरवाजे की ओट में खड़ी राही देख रही थी। ये देखकर उसका बचा कुचा दिल भी टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसके ससुराल वालों ने शाह परिवार से सारे रिश्ते तोड़ने का मन बना लिया है। राही बेचारी हारी हुई भागकर ख्याति के पास जाती है, जो शायद घर की कोई समझदार सदस्य है। वो ख्याति के पैरों में गिर पड़ती है। प्लीज प्लीज आप मोटीबा से बात कीजिए। राजा और परी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। वो बहुत प्यार करते हैं। प्लीज उनका रिश्ता मत टूटने दीजिए। राही के आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वो फिर अपनी माँ को याद करती है। अगर आज मम्मी यहाँ होती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। वो सब संभाल लेती। वो ख्याति से गिड़गिड़ाती है, बस एक बार मुझे शाह हाउस जाने दीजिए। लेकिन ख्याति उसे उठाते हुए समझाती है, राही बेटा, अभी माहौल बहुत खराब है, सब बहुत गुस्से में है। तेरा अभी वहां जाना ठीक नहीं है, बात और बिगड़ जाएगी। राही के हाथ निराशा में हवा में ही रह जाते हैं। और उधर उस गाड़ी में अनुपमा का दिल एक अनजाने खौफ से बैठा जा रहा था। उसे अपने बच्चों की बहुत याद आ रही थी। वो देविका से एक टूटी हुई आवाज में कहती है, देविका, कल वो दिन है जिसके लिए भाई और बहन पूरे साल इंतजार करते हैं। उसकी आंखों के सामने शायद रक्षाबंधन का त्योहार घूम रहा था। वो खोई सी कहती है, मैंने तो हमेशा अपने बच्चों को यही सिखाया था कि बड़े आपस में कितना भी लड़ लें, उनके झगड़े अपनी जगह, पर त्योहार तो बच्चों के होते हैं। भाई बहन का प्यार वो कभी कम नहीं होना चाहिए। देविका भी भावुक हो जाती है। वो कहती है, तू बिल्कुल सही कह रही है अनु। मेरे माँ बाप तो चले गए, पर आज अगर मेरा कोई भाई या बहन होता तो मैं भी उससे मिलने के लिए तड़पती। अनुपमा उसका हाथ थाम लेती है। मैं हूं ना तेरी बहन। अनुपमा फिर एक झूठी उम्मीद से मुस्कुराने की कोशिश करती है। अंश और राही, वो दोनों बहुत समझदार है। देखना, वो सब संभाल लेंगे, वो सबको एक कर देंगे। बेचारी अनुपमा, उसे क्या पता था कि जिन बच्चों को उसने प्यार के धागों से एक दूसरे को बांधना सिखाया था, आज वो नफरत की कैंची लेकर एक दूसरे के रिश्ते काटने पर तुले हैं। सीन कट होता है। हम देखते हैं किंजन और तोशु अलग अलग कमरों में बेचैनी से टहल रहे हैं और बार बार किसी को फोन मिला रहे हैं, पर कोई फोन नहीं उठा रहा। और उधर राही एक आखिरी उम्मीद के साथ फिर से प्रेम को कॉल करती है। और इस बार कॉल कट जाती है। स्क्रीन पर हम देखते हैं एक लड़की का हाथ जिसके नाखूनों पर चमकीला नेल आर्ट है और उंगलियों में बड़ी बड़ी कीमती अंगूठियां। वो लड़की राही की कॉल को रिजेक्ट कर देती है। राही का चेहरा देखने लायक था। सदमा, अविश्वास और दर्द, उसके चेहरे पर सारे भाव एक साथ आ गए थे। प्रेम और कोई लड़की, उसके दिमाग में हजारों सवाल कौंध जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी का असली सबसे भयानक और दिल दहला देने वाला मोड़ तो अब आने वाला था। ईशानी अपने कमरे में अकेली अंधेरे में बैठी कांप रही है। तभी उसका फोन बजता है, वो ही अननोन नंबर। वो डरते डरते फोन उठाती है। दूसरी तरफ से वही लड़का, वही ब्लैकमेलर, एक घिनौनी हंसी हंसता है। तो मैडम, पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं? ईशानी रोने लगती है। प्लीज प्लीज भगवान के लिए मुझे थोड़ा और वक्त दे दो, मैं कहीं से भी पैसों का इंतजाम कर दूंगी। लड़का कहता है, वक्त
कौन सा वक्त? वक्त तो अब खत्म हो चुका है बेबी। अगर कल सुबह ठीक 10 बजे तक मेरे अकाउंट में पूरे पैसे नहीं आए तो तेरी ये खूबसूरत तस्वीरें पूरी दुनिया देखेगी। और ये कहकर वो ईशानी को फोन पर एक तस्वीर भेजता है। ईशानी जैसे ही वो तस्वीर देखती है उसकी चीख निकल जाती है, उसकी आंखें डर और शर्म से फट जाती हैं, उसका पूरा शरीर थर-थर कांपने लगता है। ब्लैकमेलर जोर से हंसता है। ये तो सिर्फ ट्रेलर था जाने मन, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। अरे ज्यादा टेंशन मत ले, जरा अपनी खिड़की से बाहर झांक कर तो देख, मैंने तो तेरे नाम के पोस्टर भी छपवा दिए हैं। ईशानी डर के मारे कांपती हुई खिड़की की तरफ बढ़ती है, लेकिन लड़का फिर कहता है, अरे डर गई क्या? मजाक कर रहा था, लेकिन याद रखना अगर पैसे नहीं मिले तो ये मजाक हकीकत बनने में देर नहीं लगेगी। ईशानी फोन फेंक देती है और जमीन पर गिरकर बिलक बिलक कर रोने लगती है। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस अंधेरे कुएं से कैसे बाहर निकलेगी। बाहर पाखी लगातार उसके कमरे का दरवाजा पीट रही थी। ईशानी दरवाजा खोल, मुझसे बात कर ईशानी। पर अंदर से बस रोने की आवाज आ रही थी, कोई जवाब नहीं। और कहानी का अंत होता है उस सुनसान सड़क पर जहां अनुपमा की गाड़ी खड़ी है। ड्राइवर कहता है, मैडम आगे दंगा हो गया, रास्ता पूरी तरह से बंद है, हमें वापस लौटना होगा। अनुपमा और बाकी सब चौंक जाते हैं। देविका कहती है, नहीं हम अहमदाबाद वापस नहीं जाएंगे, यहीं आसपास किसी होटल में रुक जाते हैं। अनुपमा का दिल डूब रहा था, उसे लग रहा था जैसे पूरी कायनात, पूरी किस्मत मिलकर साजिश कर रही है उसे अपने बच्चों से दूर रखने की। और दोस्तों यहीं पर ये दिल तोड़ने वाला, रोंगटे खड़े कर देने वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन असली तूफान तो अभी आने वाला है। अगले एपिसोड का जो प्रोमो मैंने देखा है ना, उसे देखकर तो मेरे भी हाथ पैर कांप गए हैं। प्रोमो में दिखाया गया है कि पूरा शाह परिवार मिलकर ईशानी के कमरे का दरवाजा तोड़ता है और अंदर का नजारा देखकर सबकी रूह कांप जाती है। ईशानी जमीन पर बेहोश पड़ी है और उसके हाथ के पास नींद की गोलियों की पूरी शीशी खाली पड़ी है। क्या ईशानी ने नहीं, हे भगवान, क्या ईशानी ने आत्महत्या करने की कोशिश की है? और फिर हम देखते हैं कि किंजन कांपते हाथों से देविका को फोन करती है और रो रो कर चिल्लाती है, देविका, ईशानी ने। और ये सुनते ही अनुपमा के हाथ से फोन छूट जाता है। उसकी दुनिया जैसे एक पल में उजड़ जाती है। तो देखा आपने, इसे कहते हैं ड्रामा का डबल डोज। एक तरफ बेटी जिंदगी और मौत से लड़ रही है और दूसरी तरफ माँ मीलों दूर बेबस और लाचार खड़ी है। कौन है ये ब्लैकमेलर? क्या वो लड़का कोई जाना पहचाना चेहरा है? क्या तोशु का शक सही है और इस सब के पीछे कहीं पाखी का तो हाथ नहीं? क्या प्रेम सच में राही को धोखा दे रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अनुपमा, हमारी अनुपमा अपने बच्चों तक कैसे पहुंचेगी? क्या वो इस बार भी अपनी ममता की ताकत से इस तूफान का रुख मोड़ पाएगी? दोस्तों मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ब्लैकमेलर कोई ऐसा है जिसे शाह परिवार की हर छोटी बड़ी बात पता है? और प्रेम का ये नया चक्कर कहीं ये भी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं? आपको क्या लगता है? अपनी अपनी जासूसी टोपी पहन लीजिए और नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपकी थ्योरी क्या कहती है। मैं आपकी पूजा, आपके हर एक कमेंट का बेसब्री से इंतजार करूंगी। और हाँ, ये मत भूलिएगा कि मैं फिल्म सिटी में काम करती हूँ और यहाँ कानों कान खबर फैलती है। मेरे सूत्रों से पता चला है कि आने वाले हफ्ते अनुपमा की जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे कठिन परीक्षा होने वाला है। एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो शाह और कपाड़िया दोनों परिवारों को जड़ से हिलाकर रख देगा। उस एक्सक्लूसिव खबर को सबसे पहले जानने के लिए आपको बस एक काम करना है, जल्दी से मेरे चैनल ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब कीजिए, उस घंटी वाले आइकन को जोर से बजाइए ताकि कोई भी मसालेदार अपडेट आपसे छूट ना जाए। और हाँ, इस वीडियो को इतना लाइक और शेयर कीजिए कि ये हर अनुपमा फैन तक पहुंच जाए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगले एपिसोड की पूरी चीड़-फाड़ और ऐसी ऐसी अंदर की खबरें लेकर आऊंगी जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए ड्रामा क्वीन पूजा। बहुत जल्द मिलूंगी, आपकी अपनी पूजा। बाय दोस्तों।